डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों के पर्सपेक्टिव से और उनके स्टेटमेंट्स और जो डिबेट्स हुई या जो उनकी तरफ से बयान आए वो बहुत कुछ दोनों की पर्सनालिटी को बयान करते हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का मैं जो अप्रवासी लोगों को लेकर एक मुद्दा रहा है उसको लेकर उनका बहुत ही वो स्ट्रांग हेडेड रवैया देखने को मिला है। यहां तक कि उन्होंने राक्षस और जानवर तक अप्रवासियों को कह दिया था और ये तक उनकी तरफ से कह दिया गया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते तो अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने वाले जो अप्रवासी हैं उनको मौत की सजा दे दी जाएगी। फिर उसके बाद 2020 जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी, कैपिटल हिल हिंसा, जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप क्यों पोल ऑफ पोल्स में मजबूत स्थिति में नजर आते हैं एज कंपेयर टू कमला हैरिस? देखिए, बहुत सी बातें हम लोग कई दफे टेलीविजन चैनल पे नहीं कहना चाहते, लेकिन कुछ वर्षों पहले 2018-19 में मेरी अमेरिका के कुछ बड़े स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के एक्सपर्ट थे, उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन लोगों का मानना था कि डेमोक्रेसी अभी इस स्तर पे नहीं पहुंची है जहां लोगों की साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी की कोई इवेल्युएट करने के बाद उनको आने दिया जाए। तो गोयल साहब कह रहे थे कि उनका मूड कैसा है, ट्रांजैक्शनल है, तो बहुत लोगों का मानना है कि उनकी यहाँ थोड़ा साइकोलॉजिकली वो अनस्टेबल है कई एक मुद्दों में, और ये डिजीजेस एबनॉर्मल नहीं है, बहुत जगह होती है। तो बड़ा अग्रेसिव उनका रवैया रहा है। आप देखिए कि 2019 में उन्होंने भारत के ऊपर भी प्रेफरेंशियल ये हटा दिया था। तो यही नहीं है, आज की तारीख में, आज की इक्वेशन में भारत के कुछ लोग उनको सूट करते हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि टोटली अनप्रेडिक्टेबल है, उनके इनकंसिस्टेंसी में भी एक पैटर्न है, और पैटर्न ये है कि उनको किस हालात में क्या चीजें सूट कर रही हैं। तो इसकी अगर गहराई में हम जाना चाहें, कई दफे हम कहते हैं कि बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं, मैं कहता हूं नहीं, कभी कभी हमें बिहाइंड द लाइंस पढ़ना पड़ता है, और यही नहीं, लोगों के दिमाग को भी पढ़ने की कोशिश करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से अगर देखें कि अगर इक्वेशन चेंज होता है तो ट्रंप किसी के लिए भी कोई उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर हालात ऐसे बनते हैं, इक्वेशन ऐसे चेंज होते हैं, तो ट्रंप किसी हद तक चले जाएंगे। इंस्टीट्यूशन को लेके उनके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश कर सकते हैं। जो उनका आज की तारीख में एडवाइजर है, उस एडवाइजर को भी डिमोलिश कर सकते हैं। तो उनके अंदर ये इनकंसिस्टेंसी जरूर रहेगी। लेकिन एक चीज है जिसे कई दफे कहा जा रहा है कि जो अमेरिका में भी लोग उनके साथ है, क्यों है, तो हम लोग कहते हैं कि देखिए, कोई भी स्टेट, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी सिविलाइजेशन इवॉल्व होती है, और इवॉल्व होने के समय कुछ उसकी बेसिक रूट्स जो है वो रहती ही रहती हैं। और कई दफे मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देने के लिए किया जा रहा हूं, जब इमेंसिपेशन एक्ट पास किया अब्राहम लिंकन ने, तो उस समय की किताबें मैं पढ़ रहा था, लिटरेचर पढ़ रहा था, तो लोगों ने कहा कि हमारे लिबर्टी पे ये अटैक है कि हम अब स्लेव नहीं ओन कर सकते हैं। तो अमेरिका की हिस्ट्री में जाए तो देखिए, ये वो देश है जो जाके वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को खत्म कर देता है। 10% ह्यूमन रेस को वाइप आउट कर दिया गया, कॉलोनाइज किया गया, लोगों को बनाया गया। तो वो जेनेटिक एलिमेंट, वो साइकोलॉजिकल एलिमेंट उनके अंदर है। तो जो लोग इनके ट्रम्प के साथ हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिका को वो कैप्चर करके रखे रहे। एक पायरेटिक जो साइकी है, सॉरी थोड़ा सा मैं बहुत फ्रैंक होकर बात कर रहा हूँ, कि एक पायरेटिक साइकी उनके जीन्स में, उनके डीएनए में कहीं ना कहीं नजर आती है। और वो वही नहीं, वो चाहते हैं कि अमेरिका को तो कंट्रोल करके रखें, साथ में जो दूसरे लोग हैं उनको भी कंट्रोल करके रखें, दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखें। लिज चेनी के बारे में क्या कहा कि जरूरत पड़े तो दुश्मनों की जो बात करें, वो दुश्मन सिर्फ प्रवासी ही नहीं है, उनके ऑपोनेंट वो भी दुश्मन हो सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में देखिए कि कल के अखबार में पॉल क्रुगमैन का आया है कि क्या होगा, वो कह रहे हैं कि विक्टर क्रुगमैन से भी कई एक स्टेप ज्यादा जा सकते हैं। तो देखिए, उनको सूट करता है, जो उनको सूट करता है, जो उनके साथ है, जो उनके इक्वेशन में फेवर करता है, वो उसके साथ है। लेकिन जब भी हालात आते हैं, जो उनके खिलाफ जाता है, तो उसकी चले जाएंगे। अमेरिका में सब कुछ होने के बाद इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन इस रोल को भी कहीं ना कहीं पुश किया जा सकता है। कई दफे उन्होंने इन इंस्टीट्यूशंस को भी शफल करने की कोशिश की है। भारत के सिलसिले में जब आप बात करते हैं, तो हम लोगों को लगता था कि जब से 2001 का जब 9/11 का अटैक होता है, उसके बाद से अमेरिका के अप्रोच में थोड़ा बदलाव आता है। जब चाइना मजबूत होना चाहता है, तो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के लोग चाहते हैं कि भारत मजबूत हो और एक काउंटर बैलेंस लाके जिस हद तक संभव है लेके आए। लेकिन ये इक्वेशन के पीछे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और ग्रे एरिया के बड़े सारे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है। तो उसमें ये भी कहा जाता है कि चाइना ने कई अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस कर दिया है, उनकी लॉबिंग के सिस्टम को लेके कई जगह वो साइकोलॉजिकल प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि देखिए, सिस्टम को रिग करना तो आसान होता है, लेकिन जो बड़े बिहाइंड द सीन प्लेयर होते हैं, वो लोगों के दिमाग को रिग करने की कोशिश करते हैं, और इलेक्शन भी एक तरीके से रिग करने का ही ये तरीका है। तो ये जो व्हाइट रेसिस्ट, जो व्हाइट एडल्ट मेल व्हाइट है, उसको वो टारगेट कर रहे हैं। वहां के लोगों में जो पैरोकियल है, उसको विप अप कर रहे हैं। तो इसका
कुल मिला के देखा जाए कि थोड़ी अनसर्टेनिटी बहुत अधिक रहेगी। अब उस नेगोशिएशन को, उस अनसर्टेनिटी को नेगोशिएट करना कभी मुश्किल भी होता है, कभी आसान भी होता है। डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोएक्टिवली उसको असेस करके कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे गोयल साहब ने कहा कि बड़ा एक्साइटिंग टाइम होगा, बड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा, हम भी असेस करते रहेंगे और हमारी कितनी कैपेसिटी है कि उसको असेस करके नेगोशिएट करें, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए कि ट्रंप के आने से इंस्टीट्यूशन पे एक खतरा आएगा, एक कंसिस्टेंसी का कुछ हम नहीं कह सकते हैं। जो कमला हैरिस के साथ जो है उसकी उम्मीद थोड़ी कम है, थोड़ी सी कम, लेकिन हाँ, लेकिन उससे सारे स्टेक होल्डर मिलके काम करते हैं। जैसे अमेरिका की हम बात करते हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ कि अमेरिका में 4 या 5 मुंह से अमेरिका बात करने वाला देश है। तो उसका लेफ्ट लिबरल लॉबी का एक अलग एजेंडा है, वो अलग तरीके से बात करता है। जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में हम आते हैं तो देखते हैं कि स्टेट ऑफिस का कुछ अलग से एजेंडा है, CIA का कुछ अलग से एजेंडा है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और पेंटागन किसी और तरीके से चल रहे हैं, प्रेसिडेंसी कहीं और तरीके से चल रही है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। इस इक्वेशन में इंस्टीट्यूशंस का हमेशा से रोल रहता है, उस रोल को टोटली नेगेट नहीं किया जा सकता है। और इंस्टीट्यूशंस का मजबूत रहना और उनको राइट पर्सपेक्टिव के साथ आगे लेकर चलना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूएस इलेक्शंस को लेकर क्योंकि चर्चा हो रही है, शैलेंद्र देवलंकर जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। अभी तक क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स का एक टेक आ चुका है, आपका पर्सपेक्टिव मैं समझना चाहती हूँ। और खास तौर पर जिस तरीके से अभी जियोपॉलिटिकल ऑर्डर पूरा चेंज हो रहा है, जिस तरीके से कंट्रीज और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं अलग अलग हिस्सों में बंटती हुई नजर आ रही है, वी आर एट अ सिचुएशन ऑफ वॉर। ऐसे समय में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जीतना, किसी का भी इन दोनों में से, आप कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक ऐसी लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं और खासतौर से जो अमेरिका का बैकग्राउंड या इतिहास रहा है, युद्ध की सिचुएशन में या किसी भी क्राइसिस की सिचुएशन में अमेरिका ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, टेकिंग द साइड्स ऑफ वन ऑफ द कंट्रीज। मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज को हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला टेन्योर था, जिसको हम डोनाल्ड ट्रंप 1.0 कहेंगे, और वो जो डोनाल्ड ट्रंप का अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं तो उनका जो 2.0 स्टार्ट होगा उसमें काफी सारा फासला है। बिकॉज जैसे आपने कहा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पोस्ट कोरोना फेज में काफी सारे बदलाव आए हैं। पहले फेज में रशिया यूक्रेन नहीं था, पहले फेज में जो इजराइल और ईरान के बीच में जो अभी संघर्ष चल रहा है वो नहीं था, ताइवान और चाइना का संघर्ष जो ज्यादा तीव्र हुआ है वो नहीं था। तो ये बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि अभी सिचुएशन काफी बदल गई है, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, जो अमेरिका के बारे में, उनके फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के बारे में हमें कुछ चीजों को ज्यादा अहमियत देनी पड़ेगी कि उनमें बहुत सारी चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है। अगर आप डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी का रवैया अगर देखते हो, जहां तक इकोनॉमी है, जहां तक फॉरेन अफेयर्स है, जहां तक डिफेंस है, तो उसमें ऑलमोस्ट 70-80% जो है कॉमन इश्यूज है। अभी इस इलेक्शन में जो ज्यादा मायने रखेगा वो कल्चरल इश्यूज मायने रखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। और जिसका जिक्र इसके पहले हुआ था कि रिप्रोडक्शन का राइट है, उसके बारे में होगा, इमिग्रेशन के बारे में इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, जहां तक उनके फॉरेन अफेयर्स का सवाल है, देखिएगा इस तरह के स्टेटमेंट जो किए जाते हैं, तो इसके पहले देखो जॉर्ज बुश ने 2000 में स्टेटमेंट कर दिया था कि आप मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, मैं पैलेस्टाइन का स्टेट क्रिएट कर देता हूं। जब बराक ओबामा थे तो उन्होंने इंशाअल्लाह वर्ड यूज किया था। तो ये सारी चीजें तो डिबेट में यूज किए जाते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आप मुझे इलेक्ट करवा दो, मैं हिंदू का मसीहा बनने के लिए तैयार हूं, मैं उनकी ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट कर दूंगा। ये सारी चीजें हैं, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे तब ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं होगी। जैसे इसका जिक्र अभी ओझा साहब ने कहा था कि ही इज इरेटिक टाइप ऑफ पर्सन की जो रात में कुछ सपने देखते और सुबह डिसीजन ले लेते हैं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप के पहले टेन्योर में ट्रंप थे और अभी के टेन्योर में अगर ट्रंप आ जाते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा। अभी उनको कई सारे बदलाव अपने आप में लाने पड़ेगी, इस बात को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। और जहां तक मैं इंडिया के बारे में बात करूंगा, हमारे लिए क्यों मायने रखता है और इंडिया पे इसका क्या असर होगा, तो मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि जहां तक भारत और अमेरिका के संबंधों का सवाल है, ये बड़ी अच्छी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज बन गया है। ये हमारे लिए इमटेरियल करता है कि वहां पर हैरिस बनती है, ट्रंप बनते हैं, डेमोक्रेटिक आते हैं, रिपब्लिकन आते हैं, दोनों के रिलेशन स्ट्रेंथन होने ही होने हैं। अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक दोनों एनिमीज है और अपोनेंट्स है, उसमें सबसे टॉप का जो उनका अपोनेंट है वो चाइना है।
अगर आपको चाइना को काउंटर करना है तो आपको एशिया पैसिफिक कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अरे पूरे एशिया में ऐसा कौन सा देश है जो चाइना से टक्कर ले सकता है? चाइना का तो 90 कंट्रीज के साथ में बॉर्डर प्रॉब्लम चल रहे हैं। चाइना को हमारे साथ इश्यू है बिकॉज इंडिया एक ही कंट्री है जो चाइना को चैलेंज कर सकता है। और कंडोलीजा राइस से लेके जब तक जॉर्ज बुश थे तब की उनकी ओपन पॉलिसी है कि इंडिया को काउंटरवेट करके, चाइना का काउंटरवेट करके इंडिया को डेवलप किया जाए, इंडिया को सपोर्ट किया जाए। तो हमारे लिए मायने नहीं रखेगा। जहां तक मुझे लगता है दो चीजों का इम्पैक्ट हमको हो सकता है अगर ट्रंप आ जाते हैं। ट्रंप ने एक बड़ी ऐलान की है कि वो इकोनॉमी का जो सबसे इशू चल रहा है, इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, और ये चीजों के लिए उन्होंने कहा है कि उनके पास एक मैजिक विंड है, वो ऐसा है कि वो 10% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे। अगर वो 10% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं तो अल्टीमेटली इंडिया पे अफेक्ट करेगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंडली वो चाहते हैं कि जैसे हार्ले डेविडसन जैसा मोटरसाइकिल है, अगर हार्ले डेविडसन जिस प्राइस में अमेरिका में मिलता है उसी प्राइस में इंडिया में मिलना चाहिए। इंडिया को नहीं पॉसिबल है, 100% ड्यूटी हम लगा देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे पास वे प्रोटीन बनता है, मिल्क के प्रोडक्ट बनते हैं, इंडिया में जो पूरी हेल्थ इंडस्ट्री है वो $5 बिलियन की है। आप उसमें वे प्रोटीन को किस की इंपोर्ट ड्यूटी डाउन कर दो, लेकिन 2019 में हमने इंपोर्ट ड्यूटी 11% से बढ़ा दी थी। तो उनको चाहिए कि इंडिया में आप पूरा अनकंडीशनल मार्केट एक्सेस चाहिए। उसके लिए एक मिनी ट्रेड डील पीयूष गोयल साहब जब उनके बीच में कई सारे टॉक्स भी हुए थे, लेकिन वो मिनी ट्रेड डील के बारे में भी कंसेंसस नहीं हो पा रहा है। तो वहां तक कमला हैरिस अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो इस बात को हमें ख्याल में रखना पड़ेगा कि इंडिया के जो भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, बड़े डेवलपमेंट इंडिया अमेरिका रिलेशंस में हुए हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के टाइम में हुए हैं। देखिएगा बिल क्लिंटन के टाइम में पहली बार इंडिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए थे तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने रिवोक कर दिए थे। उसके बाद में न्यूक्लियर डील रिपब्लिकन पार्टी के टाइम में हुआ था। उसके बाद में अभी 19 कंपनीज पे उन्होंने जो जिस तरह के निर्बंध लगा दिए हैं ये सेकंड हुआ है। अजीत डोवल पर हमारा सिविलियन वहां पर शूट चल रहा है। अरे भाई सिविलियन क्यों ना हो, लेकिन चल रहा है जी। पहली बार इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पर इस तरह का केस वहां पर फाइल हो जाता है। हाँ। आप पन्नू के केस पर लो, निज्जर के केस पर लो, आप हम पे दबाव बना रहे हैं। तो ये चीजें डेमोक्रेटिक पार्टी के टाइम में हुई और ये चीजें रिपब्लिकन पार्टी के टाइम में हम ऐसा नहीं देखते हैं। देखिएगा जब डोनाल्ड ट्रंप लास्ट इलेक्शन थी तब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए थे, तब उन्होंने बताया था कि हमारे में अभी एक प्रकार का कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। अगर चाइना इंडिया पे अटैक करता है तो उस अटैक को यूएस के अटैक की जैसा कंसिडर किया जाएगा। इतना बोल्ड स्टेटमेंट आज तक किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंट ने नहीं दिया जो रिपब्लिकन पार्टी की प्रेसिडेंट ने दिया था। तो जहां तक रिपब्लिकन पार्टी का और हमारा रिलेशन का सवाल है तो हमारे लिए वो अक्सर पॉजिटिव रहे। डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में जो माइनॉरिटीज राइट्स है, रिलीजियस के राइट्स है, ये सारी चीजों के बारे में। लेकिन जहां तक हमारे इंडियंस वहां पर है, मैं आपको बताता हूं उसमें 3 जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन जो 60, 70 और 80 के बीच में है इंडियंस, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में है। लेकिन जो नया जनरेशन, थर्ड जनरेशन है, वो अभी जो महिला उसमें जाता है वो हैरिस के साथ में दिखाई देती है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग $500 मिलियन का फंड रेज किया गया है। और ये फंड रेज करने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप को दिवाली के टाइम में हिंदुओं के बारे में बात करनी पड़ी। ये इसके पहले बात क्यों नहीं की, प्रेसिडेंट ने बात क्यों नहीं की? आप देखिएगा ये $500 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बट बोथ वेज, इतना बड़ा बट बोथ वेज शैलेंद्र देवलंकर सर, क्योंकि दीपावली की शुभकामनाएं, इस बार मौका नहीं छोड़ा ना डोनाल्ड ट्रंप और ना कमला हैरिस ने।